चलिए आज डेट है बच्चे 4 मई। और हम करने जा रहे हैं बच्चे पार्टनरशिप। और आपको बता दूं इस पार्टनरशिप में 6 चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है जी, कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं। फटाफट एक बार नाम लिख लेते हैं सर। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स। ठीक है, मतलब बेसिक सीखेंगे, फंडामेंटल सीखेंगे पार्टनरशिप का। चैप्टर नंबर 2 में हम गुडविल के बारे में सीखेंगे कि हम एक गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। चैप्टर नंबर 3 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर दो पार्टनर हैं, अगर आपस में प्रॉफिट जो उनका शेयर हो रहा है, अभी पहले आधा आधा हो रहा था, अब एक ज्यादा लेगा एक कम लेगा, अगर चेंज करते हैं तब कैसे ट्रीटमेंट होगी, तो उसको सीखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए फिर बच्चे चैप्टर नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे अगर पार्टनरशिप के अंदर हम न्यू पार्टनर चाहते हैं। अब दो जनों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करी, पर उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें एक पार्टनर की और जरूरत है, या आपका ही कोई फ्रेंड उसमें एडमिट होना चाहता है, तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो हमारा 4th चैप्टर रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर बीच से ज्वाइन करना चाहता है फर्म को, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5, कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, फर्म से जाना चाहता है, पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है, तब क्या करेंगे। या किसी पार्टनर की अनसर्टेन डेथ हो जाए, तब क्या ट्रीटमेंट होगी। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। और बच्चा लास्ट चैप्टर नंबर 6 जो हमारा रहेगा, यानी पार्टनरशिप के 6 चैप्टर हैं, और छठा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं, यानी जब हम फर्म ही बंद कर दें तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे फर्म बंद होगी। तो आपकी बुक के हिसाब से वैसे पार्टनरशिप ये 6 चैप्टर हो गए सीरियल वाइज। तो आपकी बुक में इसको चैप्टर नंबर 2 कहा गया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में एनपीओ था। चैप्टर नंबर 2 ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर्स हैं। और ये पार्टनरशिप कितने मार्क्स की है? ये बच्चे आपकी है 30 मार्क्स की पार्टनरशिप। ठीक है जी, चलिए। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स। चैप्टर 1 इसमें स्टार्ट हो रहा है पार्टनरशिप पर, यानी आपकी बुक का कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2 बोल दो आप, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? डेफिनेशन लिखने वाले हैं। चलिए, पार्टनरशिप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आइए लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। तो हमें ये वाला सेक्शन बस ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। या अगर पेपर में लिखा होगा तो सही लिख के आना, अदरवाइज मत लिख के आना। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर में गलत लिख के आ रहे हैं। अगर सेक्शन लिखना है तो करेक्ट लिखो, अदरवाइज सेक्शन लिखो ही मत। चलो, एक मिनट जी। लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सर हमें ये नाम याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 4 किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी सर जो पार्टनरशिप है उसको गवर्न करने के लिए जो रूल्स की बुक बनाई गई है, उस बुक का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मुझे बिल्कुल। और इस बुक के अंदर, इस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 4 है, उसके अंदर इस पार्टनरशिप की को डिफाइन कर रखा है। तो क्या कहता है सर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप is the relationship, या partnership is the relation between persons who have agreed, who have agreed to
share the profits of a business, to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी सर इसका मतलब क्या है, माँ के बेटा ये बोला गया कि पार्टनरशिप क्या एक रिलेशन है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन पर्संस। तो कितने होंगे, दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में एक रिलेशनशिप जो कि साथ में इकट्ठे आए हैं फर्म के बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब वो बिजनेस चाहे सारे के सारे मिलकर करें, ठीक है, उस बिजनेस को सारे के सारे मिलकर देखे, या कोई भी उनमें से एक जो कि सबको बाध्य करेगा, मतलब सबके सब लायबल होंगे उस एक पर्सन की एक्टिविटी के लिए, या तो एक जना चलाए सबके बिहाफ पे, या सारे के सारे मिलकर चलाए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है जी। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस बिजनेस के चलाने वाले जनों को हम बोलते हैं पार्टनर्स, और करेक्टली उसको फर्म बोल देते हैं। ठीक है जी। और जिस नाम पर चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं या फर्म नेम बोल देते हैं। चलिए सर, ये तो थी बात हमारी पार्टनरशिप की। सर इसका नेचर क्या होता है, बच्चे ध्यान रखना, नेचर का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको 11th क्लास में भी समझाया था, दो व्यू होते हैं, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वही बात है कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए, फर्म और पार्टनर्स अलग अलग होंगे या एक ही होंगे? मैं इन दोनों को अलग मान के चलूंगा या एक ही मान के चलूंगा, जल्दी बताइए। अलग अलग। अलग 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 मान, अलग। वेरी गुड। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो फर्म के पास क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। अपने पार्टनर से इसका अलग अस्तित्व होता है। बट अगर मैं बात करूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चे फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, firm do not have separate legal entity। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। चलिए आगे चलते हैं। इतनी बात आई होप क्लियर होगी होगी। अभी तो सर ये थ्योरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल पे आओ ना। मुझे प्रैक्टिकल पे आते हैं, जस्ट अभी आ रहे हैं 2 मिनट में। चलिए अब बेटा लिखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, थोड़ी सी थ्योरी करेंगे फिर प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटा इसमें हमें 2 तरह की पार्टनरशिप पढ़नी है, एक सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बता दूं 2 तरह की पार्टनरशिप होने वाली है यहाँ पर। एक रहेगी जनरल पार्टनरशिप, जो हमें ओवरऑल बुक में करना है, जिसके बारे में हम आगे तक पढ़ेंगे, जनरल पार्टनरशिप। और एक रहेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? मजी फर्क इतना सा ही है कि जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। कोई मुझे इसका मतलब बताएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का, जल्दी बताओ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आप फर्म चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो और बैंकरप्ट हो गया बिजनेस, मतलब फर्म के पास पैसे खत्म हो गए, अब इसको लोन चुकाना है, लोगों के पैसे देने हैं। तो उस केस में पार्टनर्स ने जितना पैसा लगाया है वो तो डूबेगा डूबेगा, साथ में उनको अपने घर से भी पैसा लेकर आना पड़ेगा। यानी हो सकता है उनको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचना पड़ जाए, तो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के भी फर्म के अंदर पैसा लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी अगर फर्म डूबा, बिजनेस डूबा, तो फर्म पार्टनर्स भी डूब जाएंगे, पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लेकर के आना पड़ेगा फर्म की लाइबिलिटी को उतारने के लिए। बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता।
जितना पार्टनर्स पैसा लेकर आए हैं सिर्फ उतना ही डूबेगा। उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को लाने की जरूरत नहीं है, अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर फर्म का डेप्ट, फर्म का कर्जा उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती हैं पार्टनर्स की, एक पार्टनर को छोड़ दो बाकी सबकी लायबिलिटीज क्या रहेंगी, लिमिटेड रहेंगी। तो लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड, ठीक है जी, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पार्टनर को छोड़ दो तो बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे इस एलएलपी में, इसको शॉर्ट में हम एलएलपी भी बोल देते हैं, उसमें उन सबके लायबिलिटीज कैसे होने वाली है बच्चा, लिमिटेड होने वाली है। ठीक है जी सर। सर अब इसको गवर्न कौन करता है, तो बच्चे गवर्न कौन करता है मैं आपको बताता हूं। इसको गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमें याद होना चाहिए। यानी इसके लिए कौन सी बुक है सर, इसके लिए बुक है गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी, ये हमें याद रखना है। और सर एलएलपी को कौन गवर्न करता है, मक बेटा इसके लिए भी अलग कानून है, गवर्नड बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा, किसी को पता है, 2008। सॉरी ये 2008 में रूल बना था इसके लिए मंजीब, बिल्कुल 2008 में रूल बना था। तो इसको कौन गवर्न करता है, जनरल पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एलएलपी को कौन गवर्न करता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सर अब क्या मुझे बताओ, क्या जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, मां की नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी चॉइस है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप। अगर मैं दीपक के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो जरूरी नहीं है कि मुझे इसको फर्म को, अपनी फर्म को रजिस्टर कराना ही पड़े, मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन भी अपनी फर्म को स्टार्ट कर सकता हूं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, बट डिजायरेबल होता है कि अगर पार्टनरशिप में अगर मैं रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, अपनी फर्म को रजिस्टर करा लूंगा, तो आगे जाके डिस्प्यूट्स नहीं होंगे हमारे बीच में, है ना। वो डिस्प्यूट्स कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं सर, बाकी उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता, तो इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और अगर मैं बात करूं एलएलपी की, तो बेटा इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो आपको ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन किसका कंपलसरी होता है और किसका ऑप्शनल होता है। तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आ गई। सर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल और कंपलसरी, पर रजिस्टर होता कहां है अगर कराना चाहें तो, मुझे बिल्कुल। तो इसको सर हम जनरल पार्टनरशिप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या है इसकी, जो इसको रजिस्टर करती है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है जी, तो हमारी जनरल पार्टनरशिप कहां रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ रजिस्टर होती है सर। और हमारी एलएलपी कहां रजिस्टर होती है, मां की बेटा इसकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, इसकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्टर कराई जाती है। चलिए ठीक है सर। सर अगर हम मेंबर्स की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए, मजे लो, मिनिमम, मिनिमम पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स लिखेंगे, मिनिमम पार्टनर्स कितने चाहिए होते हैं सर। तो बच्चे मिनिमम पार्टनर्स जो होते हैं, किसी को पता है, कोई बताएगा। दो दो वेरी गुड। और एलएलपी में दो, 7। नहीं जी इसमें भी दो ही होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप है बेटा, पार्टनरशिप, पार्टनर तो दो बहुत है ना, 7 क्या करेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और वहीं पर अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पार्टनर्स की, मैक्सिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम इसमें कितने होते हैं और इसमें कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 50 वेरी गुड, मैक्सिमम पार्टनर्स आपके जनरल 50 पार्टनरशिप में होते हैं 50। ठीक है जी, वेरी गुड 50। और इसमें कितने होते हैं जल्दी बताओ, एलएलपी में आप लिखोगे अनलिमिटेड, यानी देयर इज नो लिमिट। ठीक है जी,
अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। अब ये सर 50 कैसे होते हैं? मक्की बच्चा ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा। सर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इस इन केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप किस रूल में लिखे हुए हैं? सर ये लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10, यानी रूल 10, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। रूल 10 ऑफ मिसलेनियस रूल्स 2014, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है पिछले साल के एग्जाम में भी, बोर्ड में भी, कि हम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे 50 होते हैं वो किस रूल के वजह से होते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वो होते हैं मिसलेनियस रूल्स 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलिए, तो ये था हमारा डिफरेंस छोटा सा जनरल पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में। सर आगे चलते हैं अब, चलिए बिल्कुल। तो आपको इतना चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा सर। सर अभी हम जो आगे बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? कि बेटा अब हम एलएलपी को लेके नहीं चलेंगे, एलएलपी के बारे में सिर्फ हमें थ्योरी पढ़नी थी, और जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो हम जनरल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। यानी पूरी बुक में हमें जनरल पार्टनरशिप को फॉलो करना है। तो अगर आपसे पूछेगा बाय डिफॉल्ट आप जनरल पार्टनरशिप को मद्देनजर रखते हुए आंसर्स देंगे कि रजिस्ट्रेशन इसका ऑप्शनल होता है, इसमें मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होते हैं, और मैक्सिमम 50 किसके हिसाब से होते हैं? रूल 10 ऑफ मिसलेनियस रूल्स 2014 के हिसाब से होते हैं। इसमें लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड होती है। इसको गवर्न कौन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करता है। जब आपसे स्पेसिफिकली एलएलपी का नाम लेगा तभी आपको बताना है कि रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी होता है, इसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, और इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्टर किया जाता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सर आगे चलते हैं। माजी बेटा अब एक बताओ, एग्रीमेंट हमने बोला, अभी बात करी, तो एग्रीमेंट तो 2 तरह के होते हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा जने एक ही बात पर विदाउट कंडीशन एग्री हो जाए, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। एग्रीमेंट होता क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है जी, उसको एग्रीमेंट बोल देते हैं। जैसे आपने मेरे साथ क्या किया? एक एग्रीमेंट किया, सर हम आपको फीस देंगे और आप हमें सर्विस देना, आप हमें पढ़ा देना, ठीक है, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस दे दीजिए, हम आपको ऑनलाइन क्लास की फीस दे देंगे। तो हमारे बीच में भी तो क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो कैसा एग्रीमेंट हुआ है? वो एक ओरल एग्रीमेंट हुआ है या वो एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है? जल्दी बताइए। ओरल ओरल। वेरी गुड, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ओरल एग्रीमेंट हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यही एग्रीमेंट हमने प्रॉपर्टी लेने के लिए, ठीक है, किसी के प्रॉपर्टी है तो चलो हमारा विश्वास हो गया आपस में, पर अगर हम प्रॉपर्टी की वाली बात करें, जहां पर नाम आ जाता है, पैसा, प्रॉपर्टी आ जाता है, तो वहां पर मुझे बताओ एग्रीमेंट कौन सा कराना चाहिए, ओरल या रिटन? रिटर्न। रिटन। यानी आपको बेनिफिट्स ओरल के और रिटन के दोनों पता है। मुझे जरा ओरल के बेनिफिट्स बताओगे, क्या हो सकते हैं ओरल एग्रीमेंट के बेनिफिट्स? सर ओरल के भी कोई बेनिफिट्स होते हैं? हाँ होते हैं। क्या होते हैं बताओ? लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम लगेगा ही नहीं। क्विक डिसीजंस, फटाफट डिसीजंस ले पाऊंगा मैं, ठीक है। नो और लेस पेपर वर्क, पेपर वर्क बहुत कम होगा, यस और नो। और वहीं पर अगर मैं रिटर्न के बेनिफिट्स की बात करूं, वो बेनिफिट्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ। नो डिस्प्यूट्स, पेपर वर्क। वेरी गुड। अरे तो बेनिफिट थोड़ी है वो। नो डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, और कैन एंड कैन बी स्यूड, कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड, यानी आप केस वगैरह भी कर सकते हो। पर ओरल एग्रीमेंट होगा, सामने वाला अपने अगर अपनी बात से मुकर जाएगा, मना कर देगा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो आप क्या कर लोगे? तो उसके लिए आपको गवाह चाहिए होंगे, ठीक है। और रिटर्न एग्रीमेंट में ये सारी डिस्टर्बेंसेस, ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए एक एग्रीमेंट जिसके अंदर हमने ओरली डिस्कस किया टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप की, बिजनेस कैसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब ओरली डिस्कस कर लिया हमने, और एक रिटर्न में किया। तो ध्यान रखना, जब हम कोई एग्रीमेंट रिटर्न में करते हैं और
टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस किस चीज की, ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस या ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, यानी बिजनेस को कैसे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या बन जाता है, ऐसा एग्रीमेंट, एक रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं बिजनेस को चलाने के, उसको हम बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते, जल्दी रिपीट करके बताओ, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड, पार्टनरशिप डीड। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप डीड। सर तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, माँ की बेटा जो हमने ओरल में डिस्कस किया उसी को बस हम पार्टनरशिप डीड नाम दे दिया, और इसमें हम क्या लिख देंगे, पार्टनरशिप डीड के बारे में लिख देंगे। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या क्लॉजेज होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, किस किस के बारे में क्लॉजेज होते हैं, मतलब किन किन चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है पार्टनरशिप डीड में, बताओ। सबसे पहले तो नेम ऑफ फर्म है ना, फर्म का नाम क्या रखेंगे हम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, वेरी गुड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, ठीक है, पार्टनर्स की डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, वेरी गुड, डिविडेंड डिवाइड, वेरी गुड, डिविडेंड नहीं होता बच्चा इसमें, ठीक है ना, डिविडेंड कंपनी के केस में होता है। नेचर ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेरी गुड, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब एलएलपी है या कौन सा है, ठीक है। फोर्थ आपने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन होता है, वेरी गुड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेरी गुड, टैक्स पेड बाय पार्टनर्स, वेरी गुड, टैक्स तो बेटा फर्म ही पे करेगी, उसमें इनका तो टैक्स का कोई वैसे कुछ खास होता नहीं है। और आपने बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, वेरी गुड। तो बच्चे इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है। तो अभी हम सारी चीज डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं जिसके ऊपर बहस की जा सकती है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो बताइए पार्टनरशिप डीड बनवाना कंपलसरी है या नहीं है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल। ऑप्शनल, वेरी गुड, इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है जी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के साथ, एक मिनट जी। चलो मैंने कहा यहां पर दो फ्रेंड्स को ले लेते हैं हम, ठीक है, किस किस को लिया जाए, चलो चलो जल्दी बताओ, कोई दो फ्रेंड्स पे नाम बोलो फटाफट। एक काम करते हैं, एक तो हर्लीन को ले लेते हैं, है ना, और हर्लीन के साथ जल्दी बोलो किसको लिया जाए, हर्लीन और कनिका को ले लेते हैं। चलो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, एक मैंने लिया, एक पार्टनर है हर्लीन और एक है कनिका। मान लीजिए कि हर्लीन और कनिका ने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। अब दोनों के दोनों बहुत टाइम बाद एक जगह घूमने गए थे, ठीक है, और मिल गए आपस में। अब हर्लीन ने कहा यार मेरे पास पैसा तो बहुत है पर मुझे समझ नहीं आ रहा इन्वेस्ट कहाँ करूं यार, कुछ काम धंधा ही नहीं मिल रहा, अगर मैं ब्याज पे दूं तो फिर पैसा लेके डूब जाता है, क्या किया जाए। कनिका कहती है यार बात तो सही कह रही है, कहती है यार चल एक काम करते हैं, मेरे पास नॉलेज है, एक बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा, पर मेरे पास ना मुझे पैसे चाहिए होंगे, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो हर्लीन ने कहा ठीक है यार मैं दूसरे जनों को दूंगी, उससे बड़ी तो मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है, तू मेरी पुरानी फ्रेंड है। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो कनिका ने क्या किया, कनिका के पास आइडिया था, ठीक है, किसका, बिजनेस का, कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं और प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। और हर्लीन के पास था क्या चीज, पैसा, ठीक है। तो दोनों ने अपना आपस में इसको मिलाया और क्या खड़ा कर दिया, फर्म स्टार्ट कर दी, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। चलिए तो कनिका ने एक बार एडवाइस किया हर्लीन को एडवाइस किया कि भाई हर्लीन एक काम करते हैं यार, एक पार्टनरशिप डीड बनवा लेते हैं, ठीक है, हमारे आगे काम आएगी, ठीक रहता है, मैंने पढ़ रखा है, शुभम सर ने पढ़ाया था पार्टनरशिप डीड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हर्लीन ने कहा अरे यार कर दी ना छोटी बात, हम तो इतने अच्छे फ्रेंड है, तुझे विश्वास नहीं है मेरे पे, और देख जबकि पैसा मैं लगा रही हूँ सारा, फिर तू किस बात के लिए घबरा रही है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है चलो जी, बिजनेस स्टार्ट चला गया। पहला साल निकला, दूसरा साल निकला, तीसरा साल निकला, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब चौथे पांचवें साल फर्म को प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब मान लीजिए पहले ही साल
जो प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे साल जो हुआ वो अपने बिजनेस में लगा दिया, तीसरे चौथे साल प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब शुरुआत में तो दोनों ने आधा आधा बांटा, ठीक है। अब कनिका को लगा यार हर्लिन ने तो एक बार पैसा लगा दिया, वो अपने आराम से घर पे बैठी हुई है और सारे दिन मेहनत मैं करती हूँ, तो प्रॉफिट आधा आधा नहीं बटना चाहिए, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। क्या कनिका के दिमाग में ऐसा कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। आ सकता है। आ सकता है। तो कनिका कहेगी भी मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, यस और नो? चलिए यस सर। ठीक है। तो हर्लिन डिस्प्यूट होना शुरू होगा। अब हर्लिन कहेगी यार सारा पैसा तो मैंने लगाया है, ठीक है, ये काम ही तो कर रही है, एक काम करती हूँ कनिका से बात करती हूँ, कनिका को देख कहती हूँ सैलरी पर रख लेती हूँ कनिका को, और सारा का सारा प्रॉफिट मैं ले लेती हूँ। क्या हर्लिन के दिमाग में ऐसा आ सकता है? नहीं आ सकता। भाई बिजनेस मेरा, बिल्डिंग मेरी, सारा पैसा मेरा, वो मेरे यहाँ पर काम ही तो कर रही है एक तरह से। तो एक काम करती हूँ, उसको बोलती हूँ कनिका को सैलरी ले ले, सारा बिजनेस मेरा। क्या हर्लिन के दिमाग में ये चीज आ सकती है? नहीं आ सकती? आ आ सकती सकती है। आ सकती है। अब क्योंकि हर्लिन के पास तो पैसा था और कनिका बार बार क्या करती थी, ड्राइंग्स करती थी, मतलब पैसा बार बार निकाल के लेके जाती थी, तो क्या हर्लिन के मन में आएगा नहीं आएगा पैसा मैं फर्म के अंदर लाती हूँ और कनिका बार बार निकाल के ले जाती है, तो मैं इस पे कनिका से इंटरेस्ट चार्ज करूंगी जो ड्राइंग कर रही है, बार बार पैसा लेके जा रही है। क्या हर्लिन ऐसा डिमांड कर सकती है? नहीं कर सकती? कर सकती है। कर सकती है। मुझे बताओ क्या ऐसे डिस्प्यूट्स होना लाजमी है या बहुत मुश्किल होंगे ऐसे डिस्प्यूट्स होना, या बहुत आसानी से हो जाते हैं ऐसे डिस्प्यूट्स? हो जाते थे। हो हो जाते हैं ना? जाते सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे पार्टनरशिप डीड बनवानी चाहिए थी, नहीं बनवानी चाहिए थी? अब याद आएगा नहीं आएगा पार्टनरशिप डीड के बारे में? यस सर। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस पार्टनरशिप डीड को बनवाने की, यानी रिटर्न एग्रीमेंट करने की। पर सर अब किसी ने, मान लीजिए तो हर्लिन और कनिका ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई थी और अब तो इनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका था, अब क्या करें? अब तो डिस्प्यूट आ गया, यानी सर ये तो एक ऐसा केस बन गया जहां पर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। यानी पार्टनरशिप डीड क्या है? जल्दी बताइए क्या है? पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। लीगल। साइलेंट है और एब्सेंट है ही नहीं, है ना? पार्टनरशिप डीड तो बनवा ही नहीं। पार्टनरशिप डीड इनके बारे में जो भी एग्रीमेंट हुआ था, ओरल एग्रीमेंट हुआ था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं अब इनके पास। अब दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो उसकी चुटिया खींच रही है, उसकी चुटिया खींच रही है ना? तो क्या किया जाए? तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो बच्चे ऐसे केस में ध्यान रखना, ऐसे केस में प्रोविजंस, इस केस में प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be applied। ठीक है। और ये प्रोविजंस कौन कौन से हैं, ये प्रोविजंस क्या कहते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। यानी सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, साइलेंट होगी या एब्सेंट होगी, तो ये प्रोविजंस लग जाएंगे। सर अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और दोनों म्यूचुअली एग्री हैं, तो क्या तब भी ये वाले प्रोविजंस लगेंगे? माँ की नहीं बेटा, डिस्प्यूट नहीं है, म्यूचुअली एग्री है, ओरल में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये वाले प्रोविजंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजंस कब लगाने हैं? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, या फिर और साथ ही साथ उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी हो गए हों, ठीक है, तभी ये हमारे प्रोविजंस काउंट करे जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें ही एब्सेंट हो सकता है पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनवाई हो पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखना भूल गए हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखना भूल गए हो सकता है इन सब के बारे में लिख दिया हो। अब सैलरी तो बहुत छोटा सा मैटर है, सैलरी के बारे में लिखना भूल गए, तो सैलरी के ऊपर अगर बहस हुई तो ये वाले प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बहस हुई तो भैया पार्टनरशिप डीड में देखो कि लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो भैया यही माना जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ तो फिर ये वाले प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। तो सर ये प्रोविजंस क्या कहते हैं? मां की बच्चा देखो, हमें 5 पॉइंट इसके लर्न करने पड़ेंगे। पहला प्रोविजन कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं तो हम किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं देंगे। नो सैलरी टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी अगर सैलरी डिमांड करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। मान लीजिए कनिका ने कहा कि चल ठीक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखते हैं, पर उससे पहले, प्रॉफिट बांटने से पहले मेरे को सैलरी भी दे, तू तो घर पे बैठी रहती है, मैं सारा दिन काम करती हूँ। तो ऐसा कनिका डिमांड कर सकती है, पर अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा और उनके बीच में लड़ाई हो रही है तो किसी को भी कोई सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर,
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर। यानी अगर कोई डिमांड कर रहा है, मान लीजिए हरलीन का पैसा लगा हुआ था और हरलीन कहती है चल ठीक है प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, पर उससे पहले मुझे इंटरेस्ट पे कैपिटल चाहिए अपनी, मैंने इतना पैसा लगा रखा है मुझे उस पर इंटरेस्ट दो और इतना % चाहिए, तो क्या उसको मिलेगा? हाँ, अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ और हरलीन और कनिका दोनों एग्री हो जाते हैं ठीक है भी हम पार्टनरशिप वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर लिखा हुआ भी नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, लड़ाई भी हो रही है, तो उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई होगा और वो कहता है कि किसी को भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड, यानी कनिका जितना मर्जी पैसा निकाले उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं की जाएंगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। ठीक है जी। फोर्थ वन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। आपस में सिर फोड़ो, जो मर्जी फोड़ो, लड़ाई करोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाली है, जल्दी बताओ? इक्वल। इक्वल रहने वाली है, वेरी गुड। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 6% होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको हम जो इंटरेस्ट देने वाले हैं वो 6% पर एनम का देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। या तो जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है उतना दे देंगे या फिर 6% ही देंगे अगर लड़ाई होती है तो, इससे ज्यादा वो डिमांड नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर हुई इतनी? जल्दी बोलो। यस सर। चलिए, वेरी गुड।